नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस ने जाति जनगणना का मुद्दा बनाया, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को कथित भ्रष्टाचार पर घेर रही है। मतलब ये कि नेशनल हेराल्ड का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है और ईडी ने भी बड़ी कार्रवाई के साथ कांग्रेस आला कमान को झटका दे दिया है। जी हाँ, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। ईडी ने यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड की पेरेंट कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल की 751 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। यंग इंडिया कंपनी की जो संपत्ति जब्त हुई है उनमें सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी यानी शेयर्स हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते ये कार्रवाई की गई है। भी बताया जा रहा है जो संपत्तियां जब्त हुई हैं यानी कुर्क हुई हैं वो दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में हैं। जब्त होने की वजह प्रॉपर्टी का 2008 से कमर्शियल इस्तेमाल होना है। ईडी का कहना है कि एजेएल की अवैध संपत्ति में यंग इंडिया का कब्जा है। यंग इंडिया को कांग्रेस ने अपना 90 करोड़ रुपए का लोन ट्रांसफर कर दिया। वहीं द एसोसिएटेड जर्नल ने भी अपना सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया और इसके बदले में यंग इंडिया ने द एसोसिएटेड जर्नल को महज 50 लाख रुपए देकर मामले में उसे अपने अधिकार में ले लिया। अब मामले में बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी का कहना है मोदी राज में भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस का दावा इस पर यह है कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। इससे पहले भी 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मामला उठाया था। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को महज 50 लाख रुपए में खरीदे जाने की बात को जोर शोर से उठाया था। स्वामी ने ही मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ केस की मांग की थी और अब ईडी की कार्रवाई और टाइमिंग्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन टाइमिंग्स पर जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो ये भी चर्चा हो रही है कि इससे पहले जब सोनिया राहुल गांधी को चर्चा के लिए बात करने के लिए, उनसे सवाल करने के लिए ईडी ने तलब किया था, तब कौन से इलेक्शन थे? मेहमानों से होगी आपकी मुलाकात, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हमारे पास आए हैं इस मुद्दे को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। नेशनल हेराल्ड के विषय पर यूपीए की सरकार में रहते इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट में लोग गए थे। माननीय न्यायालय के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ था और एजेंसीज ने अपना काम करना शुरू किया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस 5000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मुकदमे में 50,000 के मुचलके पर बाहर हैं। एजेंसीज काम कर रही हैं। जो संपत्ति इस तरह की है, जो अवैध संपत्तियां हैं, उसको अटैच कर रही हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। कांग्रेस को अगर मुकदमों से बचना है, जेल से बचना है या कानून से बचना है तो उसको भ्रष्टाचार से तौबा कर लेनी चाहिए। मोदी जी के शासन में भ्रष्टाचार करके आप बाहर नहीं रह सकते। ये भाजपा ने जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी ईडी, सीबीआई के रडार पे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष से जुड़ जाते हैं, सीबीआई, ईडी के रडार से वो नेता बाहर चले जाते हैं। इसलिए पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये विपक्ष के दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, वो राजनीति से प्रेरित है और जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इस गैर कानूनी कामों का जवाब जरूर देने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी लगातार देश के युवाओं के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर सवाल कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास उसका जवाब नहीं है और वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सभी भाजपा के एजेंट बन चुके हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आज भाजपा डर गई है, इसीलिए ईडी और इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। तो ईडी के निशाने पर सोनिया और राहुल, लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह की कार्रवाई हो रही है, वो भी राजस्थान चुनाव को टारगेट करके कार्रवाई करना का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ईडी का काम है और ईडी अभी से नहीं, कई सालों से जांच कर रहा है और इस मामले में पहले भी पूछताछ राहुल और सोनिया से हो चुकी है। मिलियन मेहमान से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, इस मामले को और भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि कार्रवाई से डर कैसा, सवाल तो ये भी उठता है। रोहन सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी, स्वागत आपका। दीपक बघेल प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बघेल साहब स्वागत आपका। आरिफ हबीब साहब सपा नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सर आपका भी स्वागत करती हूँ। सुजीत कुमार सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, उनसे हम इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लखनऊ में भी जो प्रॉपर्टी है वो भी कुर्क हुई है और मुंबई में और दिल्ली में तो हुई भी है। बहरहाल आपसे समझने की कोशिश करूंगी सुजीत जी, ये मामला जो काफी पुराना है और अब दोबारा से निकल कर सामने आया है, इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि चुनाव तो देश में हर साल कहीं ना कहीं हो रहा होता है, तो भला ईडी क्या हर चुनाव से पहले थोड़ा थम जाए फिर कार्रवाई करे, और इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई अब हुई है, क्या बताएंगे इस पर आप सुजीत जी? देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस देश में। लोग ये बात यही बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसको लेकर के ईडी ने इस मामले को उभारा है। यद्यपि इस देश में विषमता प्रथम प्रासंगिक रही है और पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय में इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होती रही हैं, कार्रवाइयां होती रही। करप्शन जो हुआ 1938 में ये संस्था बनाई गई और 1938 से लेकर के तो दरअसल यहाँ भ्रष्टाचार इसमें नहीं हुआ। नेशनल हेराल्ड मामले में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के पैसे को समायोजित करने का काम हुआ, और ये अकेले कांग्रेस के समय में नहीं हो रहा है। अगर गंगा मैली है तो यमुना भी मैली है, दोनों स्थितियां हैं। आपका प्रश्न था कि ये राजनीतिक स्थितियों में किया गया है। राजनीतिक स्थितियों में चूंकि चुनाव चल रहे हैं तो चर्चा तो इसी बात पर मत स्थिर करती है कि चुनाव को लेकर के इस पर जो है कांग्रेस के ऊपर ये प्रहार हुआ। ठीक है, बाकी मेहमानों की तरफ हम रुक कर रहे हैं और बीजेपी के पास जा रहे हैं। बघेल साहब, ये जो कार्रवाई है इसको लेकर आप पर सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ईडी आपके हिसाब से काम कर रही है, ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। 24 तक बात पहुंच गई है, कहा जा रहा है 2024 आप हार रहे हैं इसलिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। बघेल साहब जवाब दीजिए। पारुल जी, मुझे देश के अंदर कोई ऐसा समय बताइए जिस समय पे देश के अंदर कहीं पे भी चुनाव ना चल रहे हो। अभी विधानसभा के 5 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, इससे पहले नगर निकाय के चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उससे पहले कर्नाटक के अंदर चुनाव चल रहे थे, उससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे थे। तो ये तो चुनाव तो देश के अंदर सभी समय चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे नेताओं को उससे छूट मिल जाए और उसके अगर देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चुनाव होता है तो उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कोई एजेंसी ना करे, इस प्रकार का कोई नियम लेकर आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संसद में इनके सांसद को ऐसा बिल पेश करना चाहिए कि देश के अंदर अगर कोई ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो किसी भी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। देखते हैं कि ये पास करवाते कि नहीं करवाते। पारुल जी देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का समायोजन, तो भ्रष्टाचार का समायोजन, यही तो बात हम कह रहे हैं और यही बात ईडी कहना चाह रही है कि भ्रष्टाचार का समायोजन किस रूप से हो रहा है वो इस पूरे नेशनल हेराल्ड के मामले में आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। 1938 में कोई कंपनी बन रही है, वो कंपनी इसलिए बन रही है कि देश की आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके साथ समायोजन के साथ में बन रही है और वो आजादी की बात कर रही है और कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों को खबरें पहुंचाने का काम कर रही है। उसके नाम पर वहां पर कंपनी को सरकारी जो जमीन है वो सस्ते में मिल जाती है, उसको कई प्रकार की सरकारी कंपनी है धारा 25 के अंतर्गत उसे छूट भी मिल जाती है टैक्स के अंदर। ये सारी चीजें तो देश ने किसी कंपनी के लिए की है ना। उसके बाद उसके अंदर क्या खेला हुआ ये समझने वाली बात है कि आप ये बताइए 50 लाख रुपया देकर पूरी कंपनी के आप 99% शेयर अपने पास में ले लो, लगभग जो 5000 करोड़ रुपए की नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने पास में ले लो। ये कहां का न्याय था? अगर 90 करोड़ रुपए का कांग्रेस ने जो उनके ऊपर कर्ज दिया था, उन्हें लोन दिया था, तो वो तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी एक बेच देते, उससे 90 करोड़ का कर्ज चुका देते, उसमें कौन सी बड़ी समस्या थी? अरे इतना भी नहीं करना था तो वो कांग्रेस को वो 90 करोड़ रुपया माफ क्यों किया? क्योंकि वो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नाम पे कंपनी ये 9 साल में ईडी को पता चल पाया और ईडी जब कोर्ट में पहुंचे तो ये बता नहीं पाए कि ये जो मामला है ये या इस पूरे मामले में सीजिंग की जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोई तथ्य या प्रूफ है उनके पास? पारुल जी देखिए, ईडी के पास कोई तथ्य है जब ही तो ना उसने सीजिंग की कार्रवाई करी है 752 करोड़ रुपए की। ऐसे ही तो कहीं किसी
बिना तथ्य के कार्रवाई की नहीं होगी। इससे पहले भी 2015 के अंदर भी लगातार पूछताछ हुई और उसके बाद भी आपने 21 में भी देखा होगा किस प्रकार से 22 के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाया था। इनके दो नेता अगर कहीं पे किसी कार्रवाई के अंदर पूछताछ के अंदर बुलाए जाते तो कांग्रेसी किस प्रकार से छाती पीटते हुए नजर आएंगे। हमारे भी नेता गए थे, वो तो किसी पार्टी के कार्यक्रम को और पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर नहीं उतरे। देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल पाता। ये इनके कर्मों का फल है। चुनाव से पहले फल पाता लग रहा है ना। लेकिन पारुल जी, एक बात बताइए, देश के अंदर ऐसा कोई समय भी तो निकाल दीजिए जिसमें चुनाव ना हो। चुनाव हर समय होंगे। आज ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे, इसके बाद दूसरे लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, फिर भी लौट रहे हैं। कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, जरा उनको इन कर लेती हूँ। रोहन सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रोहन जी, आवाज मिल रही है सर? जी, आवाज मिल। रोहन जी, कार्रवाई से डर कैसा, जब कुछ गुनाह किया नहीं तो फिर कभी भी होने दीजिए, और फिर कौन से चुनाव से पहले ना हो ये भी बतला दीजिए। कहिए। तो कार्रवाई से किसी को कोई डर नहीं। ईडी का कन्विक्शन रेट 2% है। हाँ जी, कहिए सर, सुन रहे हैं आपको, सुन रहे हैं, कहिए। रोहन जी, आपकी आवाज मिल रही है। टीवी मत सुनिए आप, यहाँ हमारे बात सुनिए। रोहन जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी। हाँ, तो इधर ध्यान दीजिए सर, डिबेट में। टीवी बाद में देख लीजिएगा, वहां पर बाद में भी आपको लिंक पहुंच जाएगी, सुन लीजिएगा। अभी यहाँ सुनिए। टीवी नहीं। हाँ, कहिए कहिए, जल्दी जवाब दीजिए सर, इतना टाइम नहीं होता है। रोहन जी, आप समझ पा रहे हैं मैं सवाल क्या पूछ रहे हैं आपसे? पारुल जी, रोहन जी जरा पढ़ लें, जरा देख लें, उसके बाद में शायद। चलिए, मुझे लगता है आप कहीं, रोहन जी शायद ज्यादा व्यस्त हैं, आप थोड़ा फ्री हो जाइए, फिर आके डिबेट में जुड़िए, या कोशिश कीजिए रोहन जी की जगह हम किसी और को जोड़ पाए जो हमसे बात कर पाए। ठीक है, लौट रही हूँ। आरिफ जी, मसला ये है कि इस पूरे मामले में आपकी सहयोगी पार्टी पिस रही है, ये भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है और उसमें इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े अमाउंट की संपत्ति कुर्क की जा रही है तो कुछ तो होगा सर। ऐसे ही ईडी को कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने परमिशन तो नहीं दी होगी। आप क्या मानते हैं आरिफ साहब? सभी को मेरा नमस्कार है और आपके दर्शकों को भी। देखिए पारुल जी, डबल स्टैंडर्ड इस कार्रवाई में दिखता है। जैसा कि जो मुझे जानकारी है, पिछले 9 साल से केवल विपक्ष की पार्टियों को ही टारगेट किया जा रहा है। 2019-20 में ईडी ने 981 मामले दर्ज किए थे। 21-22 में इसकी संख्या बढ़कर के होगी 1180। लेकिन अभी तक जो मुझे जानकारी है समाचार पत्रों के माध्यम से, वो 23 अभियुक्त को ही दोषी ठहराया गया। 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल विपक्ष को ही टारगेट किया जा रहा है। अब बात आती है कि ईडी निष्पक्ष रूप से काम करे, सीबीआई निष्पक्ष रूप से काम करे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। अभी जैसा कि प्रधानमंत्री जी कई रैलियों में कहते चले आए कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी को कहना भी चाहिए, और भ्रष्टाचार ही हमारे विकास में बाधक है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जो शारदा चिट फंड में थे, जब कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, और उसके बाद शारदा घोटाले के ही शुभेंदु अधिकारी जी हैं। कोयला चोर के नाम से जितेंद्र तिवारी भी पश्चिम बंगाल में, उनको बाबुल सुप्रियो जी कहा करते थे भाजपा के। उसके बाद फिर आप चले जाइए तो आदर्श सोसाइटी चुनकर कार्रवाई हो रही है, कुल आप ये बताना चाहते हैं कि ऐसे कई मामले हैं तमाम दलों में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो मुझे जानकारी है, नेशनल हेराल्ड केस में कोई भी शेयरर अदालत नहीं गया है कि मेरे साथ घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो किसी जमाने में किसी दूसरे स्वघोषित दल के नेता हुआ करते थे, सांसद थे, उन्होंने एक केस दायर किया 2012-13 में, और 14 में पटियाला कोर्ट से सुनवाई शुरू हुई। और अभी तक कोई भी शेयरर जिसको ये कहा जाए कि लोन गया और वो कैसे ट्रांसफर हो गया 50 लाख दे करके, ये सब क्या है, जो भी कहानियां हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी शेयरर कांग्रेस अदालत नहीं गया कि मेरे साथ कांग्रेस ने घोटाला किया है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ईडी को ये मामला मिला है, ईडी देख रही है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कई बार पेश भी हुए हैं, इनकार नहीं। लेकिन इसी देश में कोरोना काल में पीएम केयर फंड भी बड़ा है। क्या
ईडी उस पर जांच करेगी पीएम केयर फंड का क्या स्टेटस है? क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिनके खिलाफ पहले मुकदमा हुआ है या सीबीआई ने किया है, उनकी फाइलें गुम हो गई हैं, ऐसा लगता है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से 2024 और जो 5 राज्यों में चुनाव है, जो परिणाम आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से, अपने नारों से विरत जाकर के काम करती है। ठीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी तो निश्चित रूप से प्रतिद्वंदी जो होगा वही आएगा सत्ता में। तो ये एक डर है, एक हताशा है। ईडी सीबीआई कल भी रहेगी, आज भी रहेगी। अगर एग्जैक्टली ईडी सीबीआई कल भी थी और आज भी है। तो मैं आपको याद दिला दूं, 2012 के बाद से गुजरात मामले में मोदी जी को क्लीन चिट अब मिली है। सीबीआई को सर्वोच्च अदालत की तरफ से क्या टिप्पणी सुनने को मिली थी जब कांग्रेस शासनकाल था, ये भी सभी को ज्ञात होगा या याद होगा मुझे लगता है। और इस पर ईडी और सीबीआई अगर एजेंसियों पर ही शक करने लगेंगे तो फिर न्याय की उम्मीद या फिर जांच पर निष्पक्षता की उम्मीद किससे कीजिएगा। तो ईडी सीबीआई अपना काम करते हैं, तब भी करते थे और अब भी करते हैं और आगे भी करेंगे, चाहे फिर आपका शासनकाल आए, कांग्रेस का शासनकाल आए, किसी और दल का। तो ये बार बार इस तरह से टारगेट करना एजेंसीज को, ये कहां तक सही है? और चुनिंदा जो कार्रवाइयां हो रही हैं दीपक जी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि चुग कर दाना क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? जो आपको पसंद है अल्फाबेटिकल तरीके से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हैं, तब आपकी कार्रवाइयां शुरू होती हैं। जो आपको पसंद है, आपके वाले हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जो आपके पाले में आ जाते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, दूध से धुल जाते हैं। तो कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल उठता है कि आपके शासनकाल में वो भी हो रहा है जिस पर निष्पक्षता को लेकर बात हो रही थी कि उन पर तो कार्रवाई कीजिए, लेकिन वो क्यों बच जाते हैं जो आपसे आपके साथ के होते हैं, आपके समर्थक होते हैं, आपके पाले में आ जाते हैं? दीपक जी। पारुल जी, देखिए कितनी साफगोई से जवाब दिया इन लोगों ने कि कार्रवाई में 2% की स्ट्राइक रेट रही है, परंतु इन लोगों ने ये नहीं बताया कि एक केस को दर्ज होने से लेकर, उसका जांच होने से लेकर, उसका पूरा अभियोजन कोर्ट के अंदर दाखिल करने से उसका पूरा परिणाम आने तक, कोर्ट में सिद्धि को लेकर वहां तक जब पूरी कार्रवाई होती है तो इसमें एक समय लगता है और ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बीच से गुजरता है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही वहां पर सजा होती है। और उस कन्वेक्शन रेट में अगर ईडी की कार्रवाई देखी जाए तो ऐसे 25 केस हैं जिनमें से 24 के अंदर उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया और उनमें 45 लोगों को सजा दिलाने का काम किया है। आज ईडी ने 1,25,000 करोड़ तक की जो संपत्तियां हैं उनको अटैच करने का काम किया है। और रही बात, देखिए, सुनिए रोहन जी, अब सुन लीजिए, 96% की स्ट्राइक रेट है, वो भी जानकारी नहीं है। और ये बात सुनिए, ब्रेक हो रही है, रोहन जी की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। दीपक जी 1 सेकंड रुक जाइए, रोहन जी की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बहुत ब्रेकेज है उसमें, प्लीज उसको ठीक कीजिए, उसके बाद हम रोहन जी के पास जाएंगे। दीपक जी, लेकिन इतना टाइम लगता है, 9 साल ले रहे हैं आप एक किसी मामले को लेकर, वो भी अभी भी कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई ये नहीं कह सकते उनके पास बहुत बड़ा कोई प्रूफ आ गया है, किसी का नाम ही उजागर हो गया है, लेकिन संपत्ति कुर्क कर ली गई है। ये एंड चुनाव से पहले होना, और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे मामलों में कई सारे, जब अभी शिवेंदु जी का भी अधिकारी का भी नाम दे रहे थे अभी हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं सपा से, उन्होंने भी बताया कि जो आपके पाले में आ जाए वो शुद्ध हो जाए, और जब तक वो विपक्ष में बैठा है तो उसको भ्रष्टाचार की माला पहनाते रहिए, तब तक भ्रष्टाचारी हो जाते, जब आपके पास आ जाता है तो फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं होता। तो ये भ्रष्टाचार का कौन सा फॉर्मूला है जो लागू हो जाता है, आपके दल में ना होता है तब होता है, लेकिन आपके दल में आ जाता है तो वो दुरुस्त हो जाता है? सर देखिए पारुल जी, कोई भी ये सारे केस हैं जो विधि प्रक्रिया से निकल रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी तो उसको परस्यू कर रही है, प्रत्येक केस को परस्यू कर रही है। परंतु अगर ईडी की बात करें तो वो तो एक रूप से स्वतंत्र संवैधानिक एजेंसी है, उसको कब किसकी अटैच करनी है संपत्ति को, कब किसकी कुर्क करना है, ये तो वही के अधिकारी निर्णय लेंगे ना। हमारा काम अगर कोर्ट के अंदर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध वो कह रहे हैं कोई भी शेयर होल्डर अब तक इस मामले में कोर्ट नहीं गया है, ये पूछा जा रहा है क्यों, आखिर ये फिर मामला कहां से उठ रहा है? किसी ने कंप्लेन ही नहीं की है। अरे शेयर होल्डर, अगर देश के किसी शेयर होल्डर्स के साथ में अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार धोखाधड़ी होती है तो इसका मतलब अगर वो कोर्ट नहीं, तो शेयर होल्डर कंप्लेन करने नहीं गया है। आरिफ जी बोल रहे हैं शेयर होल्डर कोई गया ही नहीं है कंप्लेन करने, तो आप ये मामला कहां से उठ रहा है? किसी की कंप्लेन ही नहीं हुई है। तो 99% शेयर तो आज कांग्रेस पार्टी के पास में है, शेयर होल्डर जाएंगे कैसे वहां पर जाकर? सुजीत जी अपनी बात रखिए, उसके बाद में शान खान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊंगी। सुजीत जी आप कुछ कह रहे थे सर?
देखिए, भ्रष्टाचार प्रमाणित न होने का चलन प्रधान रहा है इस देश में। मैंने अब तक यही देखा है, चाहे वो बोफोर्स का मामला हो या पनडुब्बियों का मामला हो बहुत सही या कह रहे उसके हैं। बाद का मामला हो, कार्रवाइयां होती हैं, चुनावी राजनीति होती है, अंत तक चुनावी नहीं राजनीति के पहुंचती। बाद और उसके बाद में अंतिम मुकाम पर फिर वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। आप कह सकते हैं कि अलोकतांत्रिक प्रथाओं की स्थिति जो है वो प्रधान रहती है इन जांचों में। लोकतांत्रिक स्थितियां यहाँ नहीं रहती हैं। अभी जैसे आप एक बात कह रहे थे कि शेयर आपका निश्चित रूप से प्रश्न दूर, ये कांग्रेस के अंदर का मामला है, जो अंदर खाने का मामला है, इस पर कोई बाहरी, इसमें कोई शेयरधारक कंप्लेनर नहीं है। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के पैसे को समायोजित करने का विषय है। भ्रष्टाचार इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जांच हम ऊपर का तना पकड़ रहे हैं। आरिफ साहब को इस बात का जवाब मिल गया होगा शायद, लेकिन मैं अब शान खान के पास जा रही हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शान खान। कार्रवाइयाँ अपनी जगह हो रही हैं और कार्रवाई इसलिए भी पूछा जा रहा है कि चुनाव से पहले क्यों, तो बीजेपी ये भी कह रही है कि कौन से चुनाव से पहले ना कार्रवाई करें, ये बता दीजिए। और कार्रवाई हो रही है, अगर कहीं किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज सामने आई हैं, हवाला तक में ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो फिर हो जाने दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे डर किस बात का? देखिए पारुल जी, नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और ईडी जो उठा रही है जी, संपूर्णता राजनीति से प्रेरित है। स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करना, उस पर संपूर्ण नियंत्रण पाना, ये मोदी जी की पुरानी आदत बन चुकी है, बल्कि उनकी प्रकृति बन चुकी है। मोदी जी के अंदर हिटलर के गुण आ चुके हैं। मोदी जी तानाशाही में विश्वास रखते हैं, मोदी जी संपूर्ण नियंत्रण में विश्वास रखते हैं, और मोदी जी इसी सोच के कारण ऐसे क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है ईडी स्वायत्त संस्था है, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी चोर उचक्का बताया था, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उसके खिलाफ जांच बंद क्यों हो जाती है? तो वॉशिंग मशीन में धुलाई होकर पाक साफ धुला पूछा क्यों हो जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, हेमंता विश्व शर्मा पहले घोटालेबाज थे, आज ईडी उनके खिलाफ निष्क्रिय क्यों हो गई? ये सवाल मैं आपसे पहले कर चुकी हूँ शान खान, सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, अजीत पवार पहले भ्रष्टाचारी थे, आज ईडी उनके खिलाफ निष्क्रिय क्यों हो गई? आपकी बातें रिपीट हो रही है, ये हम चर्चा में कर चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि 2000 करोड़ की संपत्ति जिस कंपनी के पास उसे 50 लाख रुपए में खरीद लिया जाता है, जिन जगहों पर, जिन बिल्डिंगों पर 2008 के बाद प्रिंटिंग नहीं हो रही है, वो दूसरे व्यवसायिक कमर्शियल स्पेस के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और फिर हवाला भी सामने आता है। तो इन सब चीजों को कनेक्ट करते हुए कार्रवाई हो रही है। देखिए पारुल जी, इसमें क्या सही है क्या गलत है, न्याय करने का काम न्यायालय का है, कार्रवाई और जांच करने का काम जिनका है उनको करने दीजिए। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें न्यायालय पे विश्वास है। पीएम मोदी ईडी के हेड थोड़ी ना हो गए हैं, वहां पर बार बार बीजेपी का नाम क्यों ला रहे हैं? सुनिए, ईडी किसके अधीन आती है? केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्र सरकार का मुखिया कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है? पूरा देश देख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया बोलने के लिए और कहने के लिए? ये लगातार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, पर इनको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लड़ते हैं? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करने की बात करते हैं? कोर्ट तो सबके लिए मुक्त है ना। कोर्ट में जाकर तो कोई भी किसी प्रकार से अपनी बात को नहीं। तो सुनिए भैया, सुनिए पारुल जी, ये मामला आपकी एजेंसी ने नहीं किया था, आपके सीबीआई को तोता बना के रखने का काम किया था शान खान साहब। समय उतना नहीं है कि अब हम इस बहस को और आगे लिए जाएं। अपनी बात 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। आरिफ जी 10 सेकंड दूंगी, उसके बाद आपको। ठीक है, क्यों बौखला रहे? 5 राज्यों में हार रहे तो इतना बौखला क्यों गए हो? दौरे पड़ रहे हैं क्या आप लोगों को? 1 सेकंड रुकिए। अरे दौरे पड़ रहे हैं क्या आप लोगों को बौखलाहट के? ठीक है, बौखलाहट के दौरे पड़ रहे हैं क्या भाजपाइयों को? नहीं, इलाज करा लो भैया अपना। मैं अरे उपचार करा लो भाई साहब, राजस्थान चले जाओ, वहाँ चिरंजीवी योजना में आपका उपचार हो जाएगा। खान प्लीज प्लीज प्लीज, चिरंजीवी योजना में आपका उपचार करा देंगे हम। 50 लाख तक की छूट है उसमें, आ जाइएगा। राहुल गांधी जी ने या सोनिया गांधी जी ने, जहां तक मुझे जानकारी है, जल्दी ईडी बुलाई, ईडी के समक्ष वो प्रस्तुत हुए, उन्होंने अपनी बात कही, कोई विरोध नहीं है। या जिन नेताओं को ईडी बुलाती है लोग जाते हैं, भले ही 9 साल में विपक्ष के ही नेताओं को बुलाया जा रहा है। अभी राहुल गांधी जी को
हाई कोर्ट ने गुजरात की सर्वाधिक सजा देकर के उनकी सदस्यता खत्म कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया कि इस कार्ड केस में इतनी सजा क्यों। तो कहीं ना कहीं द्वेष जो है वो इन कार्रवाइयों के पीछे जब दिखता है तो विपक्ष की ठीक है, लेकिन ये शुद्ध रूप से जब पूरे शेयर ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास हो तो फिर उसे डिनाई नहीं कर सकते ना सर। ये भी तो है ना कि जिस कंपनी को लेकर चर्चा हो रही है, जिसने 50 लाख में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को खरीद लिया और उस कंपनी के मालिकाना हक सोनिया गांधी राहुल गांधी रखते हैं, तो कार्रवाई अगर हो रही है, कोई जांच हो रही है, तो इसमें दूसरे किसी मामले से उसको कनेक्ट करना कितना सही है। हालांकि इस पर आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं कि ये कार्रवाई उन्हीं लोगों पर क्यों हो रही है जो विपक्ष में बैठे। ईडी ने 751 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, तो विपक्ष के किस नेता ने विरोध किया कि न करिए? कौन खड़ा हुआ? तो बयानबाजियां फिर चुनाव से प्रेरित कार्रवाई है, ये भी नहीं आनी चाहिए ना सर। फिर चुनाव से प्रेरित ये कार्रवाई है, ये भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं समय अब मेरे पास कम है। सुजीत जी 30 सेकंड सर। सुजीत जी नहीं, मैं ये बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई ट्रांजैक्शन पैसा कहां से आया, कैसे आया, किन परिस्थितियों में आया, उस पर नहीं हो रही है कार्रवाई। तो इस बात के साथ 758 करोड़ 90 करोड़ का मामला या 900 करोड़ मामला 758 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो प्रॉपर्टी जब्त कर ली, प्रॉपर्टी क्या न्यायालय से अंतिम परिणाम आने के बाद जब्त हुई या पहले जब्त हो गई? ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर जो ईडी कहीं न कहीं से कटघरे में खड़ी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नेस्टर हरोल मामला एक बार फिर सामने आ गया है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले इस मामले का सामने आना, क्या ये चुनाव से पहले की गई कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा, यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो राजस्थान में सत्ता में हैं लेकिन देश में विपक्ष में हैं, उन पर कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ेगा। इस पूरे मामले में जो चीज़ें हैं वो निकल कर इसलिए भी साफ हो रही हैं क्योंकि ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें डिटेल्स भी सामने आई है। नेशनल हरोल मामला जिसमें अब आप यंग इंडिया की बात कीजिए तो यंग इंडिया किसके पास है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और उनके थ्रू जो एजेएल को अपने अंडर लिया गया, एजेएल में कितनी प्रॉपर्टी थी या कितनी संपत्ति थी उसको लेने के लिए 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में ले लीजिए, तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो बिल्डिंग्स जिनको पहले नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तहत देखा जा रहा था, अब वो काम कर रही हैं कमर्शियल स्पेस के तौर पर, तो इसकी परमिशन किसने दी? ये भी इलीगल तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि किसी शेयर होल्डर ने कंप्लेन नहीं की है, लेकिन जो पैसा जहां से आया, जितना बड़ा शेयर का आंकड़ा है जिससे कमाई हुई है या जो प्रॉफिट आया है, उस पर वो कहाँ गया, कैसे आया, और इसको लेकर पहले भी इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस दिया जा चुका है। तो क्या ये लीगल चीज़ें हैं? कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। और कार्रवाई की बात कांग्रेस कर रही है कि समय देखकर कार्रवाई हो रही है, तो देश में ये बात भी सही है कि हमेशा कोई ना कोई चुनाव रहता है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।